हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग यहाँ पे फिजिक्स का अपना थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे और थर्ड लेक्चर में हम लोग कूलम्ब्स लॉ की स्टडी करेंगे। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं, सिमिलर चार्जेस का मतलब जिनका साइन सेम होता है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। अब इसका मीनिंग क्या निकल के आता है कि सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब उनके बीच में कोई फोर्स लगा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज ये है और एक प्लस क्यू चार्ज ये है, इट मीन्स दे विल रिपेल टू ईच अदर। ये इसको धक्का दे रहा है बाई सम फोर्स, ये भी इसको धक्का दे रहा है बाई सम फोर्स। तो ये एक दूसरे को किसी फोर्स से धक्का दे रहे हैं, तो वो जो फोर्स है उस फोर्स का वैल्यू हमको कूलम ने बताया। मतलब कूलम ने बेसिकली किया क्या है, कूलम ने दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क करता है उसकी क्वांटिटी कितनी होती है ये हमको बताया। तो इन्होंने हमसे क्या कहा, तो कूलम ने हमसे क्या कहा, कूलम सर हमसे ये कहते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of their magnitude of charge and inversely proportional to the square of the distance between them. कूलम्ब्स लॉ हमसे क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चार्ज Q1 है और इससे कुछ डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज हमारे पास Q2 है। साइन कुछ भी हो सकता है इनका, and the separation between them is r। तो कूलम्ब्स लॉ हमसे ये कहता है कि इन दोनों के बीच में, इन दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, मैं इसको और इसको पॉइंट चार्ज बोल रहा हूं। पॉइंट चार्ज का मतलब ये होता है कि इन दोनों का जो अपना साइज है वो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके कंपेयर में बहुत छोटा है। इन दोनों चार्जेस का अपना साइज इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके कंपेयर में बहुत स्मॉल है, इसलिए हम इसको पॉइंट चार्ज बोल रहे हैं। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स वर्क करता है, इट मे बी रिपल्सन, रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स, ये फोर्स इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है दोनों चार्जेस का, उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की जितनी भी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड and inversely proportional to the square of the distance between them. अब suppose this is equation number first and this is second. अब क्वेश्चन ये आता है हमारे पास कि ऐसा उन्होंने इस तरीके का क्यों किया। तो आप लोगों ने इससे पहले लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, और हम लोगों ने जब फर्स्ट अपना लेक्चर स्टार्ट किया था तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो मास है, मास भी मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है और चार्ज भी मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है। और पिछले साल हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस प्रॉपर्टी की वजह से, इस मास वाली प्रॉपर्टी की वजह से दो मटेरियल, दो मैटर एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। तो और इसकी वजह से जो फोर्स लगता है, पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा, वो फोर्स इन दोनों के, दो जो पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहे हैं उनके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था और उन्हीं के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था। तो कूलम ने क्या किया, आप ये कह सकते हो कि कूलम ने न्यूटन को कॉपी किया है, या कूलम ने ये कहा है कि जैसे मैटर की प्रॉपर्टी मास है, इसकी वजह से दो मैटर के बीच में फोर्स होता है, वैसे ही मैटर की एक दूसरी प्रॉपर्टी चार्ज है। मैटर की एक दूसरी प्रॉपर्टी चार्ज है और उसकी वजह से भी दो मैटर के बीच में फोर्स लगता है। तो मास की वजह से जो फोर्स लगता है वो दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा बाय सिमिलैरिटी
ये भी इन दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मास की वजह से जो फोर्स लगता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, सो चार्ज की वजह से भी जो फोर्स लगेगा वो भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो कूलम्ब ने बाय सिमेट्री न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को देखा, और मास भी मैटर की प्रॉपर्टी होती है, इसकी वजह से भी फोर्स लगता है, चार्ज भी मैटर की प्रॉपर्टी होती है, इसकी वजह से भी फोर्स लगता है। तो ये सिमिलैरिटी से यहां कॉपी किया गया है, सिमेट्री से यहां लिखा गया है। बट अब जब आप इन दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को जब आप एक साथ कंबाइन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो कंबाइन करने का तरीका आपको पता होगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आगे हम लोग कई ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व कर चुके हैं, और जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है हम उस साइन को हटाते हैं, उसकी जगह पे कांस्टेंट को लेके आते हैं। तो यहां पे भी हम उसी वे में जाएंगे। तो यहां से हमारे पास आएगा F इज इक्वल्स टू, देयर इज अ कांस्टेंट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अब आप अगर ग्रेविटेशन लॉ के बारे में सोचते हैं तो वहां पे F जब प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर आता है। वहां पे ये जो G होता है उसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब है इसका वैल्यू आप कहीं भी जाएंगे इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन चार्ज के केस में ऐसा नहीं है। चार्ज के केस में ये जो K है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता, ये K का वैल्यू वेरी करता रहता है। कैसे वेरी करता है मैं भी आपको समझाता हूं। तो यहां तक तो सिमेट्री की वजह से ये पोर्शन आ गया, कूलम्ब ने न्यूटन लॉ की सिमेट्री का यूज किया और ये वाला पोर्शन बिल्कुल सिमिलर चार्ज के केस में आ गया। बट यहां पे जो कांस्टेंट आया वो G आया, यहां G नहीं आया। ये G यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि इस पे फॉर एग्जांपल मैं एक मार्कर को यहां से गिराता हूं तो मार्कर नीचे को जाता है बाय सम फोर्स। ओके, अब मैंने क्या किया, इस मार्कर को गिराने से पहले अब बीच में अपना हाथ रख दिया, तो क्या ये मार्कर अभी भी वैसे ही जाता है या कुछ अलग जाता है? तो आंसर है सेम जाता है। पहले जिस रेट से ये नीचे गिर रहा था, पहले जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे जा रहा था, अभी भी मेरा हाथ रखने के बाद या मैं कोई लकड़ी का टुकड़ा रख दूं या मैं कोई ग्लास रख दूं तो इसका इस जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए कांस्टेंट है, राइट। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है उस पे। लेकिन अब अगर मैं बात करता हूं चार्जेस की, फॉर एग्जांपल Q1 एक चार्ज है और Q2 दूसरा चार्ज है, ये इसको फॉर एग्जांपल अट्रैक्ट करता है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है बाय सम फोर्स। मान लीजिए ये इसको अपनी तरफ किसी फोर्स से खींच रहा है। अब मैंने इसके बीच में एक लकड़ी की सीट डाल दी। ये चार्ज था, ये चार्ज था। अब इन दोनों के बीच में मैंने एक लकड़ी की सीट डाल दी। अब ये इसको अभी भी खींच रहा है अपनी ओर, लेकिन इस बार इसका फोर्स इस लकड़ी की सीट की वजह से कुछ कम हो जाएगा। अब मैं लकड़ी की सीट की जगह अगर ये सीट चेंज करके ग्लास सीट इसके बीच में रख देता, अगर इसके बीच में मैं ग्लास सीट रख देता तो भी इसका फोर्स कुछ चेंज हो जाता। मतलब दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उनके बीच में मीडियम कौन सा है। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि दोनों चार्जेस के बीच में खाली जगह है, फ्री स्पेस है, या कोई मटेरियल भरा हुआ है। तो वो मटेरियल कौन सा है, इस बात पे ये फोर्स डिपेंड करता है। तो K की वैल्यू यहां कांस्टेंट नहीं, जबकि ये जो यहां जो था M1 M2 है, आप बीच में कुछ भी रखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, बट ये मीडियम पे डिपेंड करता है। तो यहां पे हम नोट कर सकते हैं कि
डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन चार्जेस। तो चार्जेस के बीच में जो मीडियम है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन कि हम इस k का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसका फिक्स वैल्यू होगा नहीं, मीडियम चेंज करेंगे k का वैल्यू चेंज होता रहेगा। तो अब इस k का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पे चलते हैं। देखिए मेरे पास एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, दो। अब इसने, इस चार्ज ने यहां से फोर्स भेजा 100 लाइन ऑफ फोर्स, यहां से इसने फोर्स की 100 लाइंस भेजी और इसको पकड़ा और खींच लिया, राइट। अब मैं क्या करता हूं, इसके बीच में, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में मैंने एक मीडियम डाल दिया, मीडियम डाल दिया। अभी भी इसने यहां से 100 लाइन ऑफ फोर्स को भेजा इसको खींचने के लिए। इसने पिछली बार 100 भेजा था, तब इन दोनों के बीच में कुछ नहीं था। अभी भी 100 भेजा, लेकिन इस बार इनके बीच में कोई मीडियम आता है। तो होता क्या है, ये यहां से भेजता तो 100 है, लेकिन इसके पास 80 पहुंच रहा है। 20 जो है, वो जो मीडियम बीच में था उसने एब्जॉर्ब कर लिया। 20 लाइन ऑफ फोर्स को, वो मीडियम इतना स्ट्रॉन्ग था कि 20 लाइन ऑफ फोर्स को उसने स्टॉप कर दिया या एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसके पास कितना पहुंचा, 80, तो फोर्स कम हो गया। फिर मैंने उस मीडियम को हटाया, उससे भी एक और ज्यादा डेंस मीडियम, और ज्यादा डेंस मीडियम यहां रख दिया। जब मैं यहां उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखता हूं, तो इस बार भी इसने यहां से लाइन भेजी 100, फोर्स की लाइन भेजी 100, लेकिन इसके पास पहुंची 50। इसका मतलब जो अब वाला मीडियम है उसने फोर्स की वैल्यू को और कम कर दिया है। तो हमने क्या किया, उस मीडियम के लिए एक कांस्टेंट बना लिया। वो जो मीडियम है हम बीच में रख रहे हैं, उस मीडियम के लिए हम लोग ने एक साइन बनाया एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोग कहते हैं, यू कैन से एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एप्सिलॉन। अब परमिटिविटी ऑफ द मीडियम का मतलब क्या हो गया, जिस मीडियम की परमिटिविटी जितनी कम होगी, यहां से वहां तक पहुंचने वाला फोर्स उतना ज्यादा होगा। पहले वाले ने हमने 100 भेजा था, 100 पहुंचा, 100 भेजा था, 100 पहुंचा। अगली बार में 100 भेजा, 80 पहुंचा, तो उसकी परमिटिविटी 20, उसने 20 एब्जॉर्ब कर ली। अगली बार फिर से 100 भेजा, 50 पहुंचा, कितने कम हो गए, 50, उसकी परमिटिविटी 50 हो गई। इसका मतलब जिस मीडियम की, जब मीडियम की परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी, वो दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को उतना कम कर देगा। परमिटिविटी जिस मीडियम की जितनी ज्यादा होगी, फोर्स उतना कम होगा। तो इनके बीच में कुछ इनवर्स वाला बन रहा है, परमिटिविटी ज्यादा होगी, फोर्स कम होगा। तो इसका मतलब है फोर्स, तो यहां से हमको किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, k का। तो आप यहां लिख सकते हो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट k का वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और क्या बोला कि एप्सिलॉन जितना ज्यादा फोर्स उतना कम, इसलिए अपॉन में आया है। k का एप्सिलॉन अपॉन में क्यों आया है, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू बड़ी होगी तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। एप्सिलॉन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, फोर्स की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। अच्छा, फिर एक मन में डाउट आता है, सर चलिए एप्सिलॉन तो समझ में आ गया, ये 4 पाई कैसे आ गया अपॉन में, 4 पाई क्यों लगा दिया आपने साथ में। तो मैं आपको बता देता हूं, एक चार्ज ये है Q1, एक चार्ज ये है Q2। अब ये Q1 इस Q2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है। तो क्या इस Q1 का इफेक्ट इसी लाइन में है, मतलब मेरे कहने का मतलब आपसे ये है कि Q1 जो है ना, अपने चारों तरफ अपना इफेक्ट दिखाएगा। Q1 का इफेक्ट इधर भी होगा, इधर भी होगा। आप इधर कोई चार्ज रखोगे तो ये उसको भी खींचेगा।
आप इधर कोई चार्ज रखोगे तो ये उसको भी खींचेगा, इधर कोई चार्ज रखोगे तो ये उसको भी खींचेगा। तो Q1 जो है अपने चारों तरफ, इस तरफ बोर्ड के बाहर की तरफ कोई चार्ज रखोगे तो Q1 उसको भी खींचेगा। तो Q1 क्या कर रहा है, Q1 क्या कर रहा है, अपने चारों तरफ पूरा टोटल फोर्स अपने चारों तरफ लगा है। ये एंगल कितना होता है, ये एंगल होता है 4 पाई, कितना 4 पाई। ये Q1 है, इसके चारों तरफ का जो ये एंगल टोटल होता है ये 4 पाई होता है। तो Q1 ने अपना जो फोर्स भेजा हुआ है, Q1 ने अपना जो फोर्स भेजा हुआ है वो 4 पाई एंगल पे भेजा हुआ है, लेकिन हम उसका कैलकुलेशन केवल एक ही लाइन पे कर रहे हैं। हम इस फोर्स का कैलकुलेशन केवल एक लाइन पे कर रहे हैं, जबकि इसका फोर्स इसके चारों तरफ फैला हुआ है। तो हमने ये 4 पाई क्यों लेके आए, क्योंकि हम जो Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है उसको एक ही लाइन पे फाइंड कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू 1/4 पाई हो जाएगी। Q1 का टोटल इफेक्ट 4 पाई एंगल पे, तो एक लाइन पे कितना इफेक्ट 1/4 पाई। Q1 का टोटल इफेक्ट 4 पाई एंगल पे, तो एक लाइन में कितना इफेक्ट आएगा 1/4 पाई, राइट। तो K का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो यहां से नाउ फोर्स बिटवीन चार्जेस, अब चार्जेस के बीच में फोर्स कितना हो गया, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया। एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। किसी मीडियम की परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी दो चार्जेस के बीच का फोर्स उतना रिड्यूस होता चला जाएगा, इसलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आया है। और 4 पाई क्यों आया मैंने आपको बता दिया, ये बाई सिमेट्री, न्यूटन्स लॉ से सिमेट्री से आया हुआ है। तो F इक्वल्स टू दिस। अब क्वेश्चन आता है, यहां पे हम लोग, ये कूलम्ब्स लॉ बन गया टोटल। अब इसमें अगर हम लोग इसका एक केस लेते हैं, केस फर्स्ट ये लेते हैं कि if charges is in the free space, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो चार्जेस के बीच का जो मीडियम है वो फ्री स्पेस है, कुछ नहीं है, हमने इनके बीच में कुछ भी नहीं रखा है, या तो इनके बीच में एयर है या वैक्यूम है, तो उसको हम फ्री स्पेस कहते हैं। तो अगर चार्जेस के बीच में फ्री स्पेस है तो हम ये एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। देन और इस केस में फोर्स का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। This is the force between two charges in the air. This is the force between two charges in the air. This is the force between two charges in the medium. When there is some medium between them. अगर इनके बीच में कोई मीडियम है तो ये हो जाएगा, राइट। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट का हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं हम लोग, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट की फिक्स वैल्यू हमारे पास होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसका यूनिट आप यहां से निकाल सकते हैं, इसको आप यहां ट्रांसफर कीजिए, इसको आप यहां ट्रांसफर कीजिए। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर आप इस टोटल नाउ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कैलकुलेट करोगे, यहां वैल्यू पुट करके, दिस विल बी 9 इंटू 10⁻9। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 9 इंटू 10⁻9 होती है। और इसका यूनिट देखिए, एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट था ये था, बट ये कांस्टेंट वैल्यू है, कोई यूनिट नहीं होता। एप्सिलॉन नॉट हमारा अपॉन में है तो हमारा यूनिट चेंज हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 इंटू 10⁻9। तो फोर्स का एक नया वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, नाउ F इज इक्वल्स टू, ये जो हम कंडीशन पढ़ रहे हैं ये उस केस के लिए पढ़ रहे हैं जब हमारा
चार्ज के बीच का मीडियम फ्री स्पेस है। नाउ F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आप इसको कोई नेम दे सकते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ओके, दे टू आर सेम। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि सर एप्सिलॉन नॉट तो एयर के केस में है, अगर हमारे दोनों चार्जेस के बीच में एयर ना होके एक ग्लास, एक कांच की सीट अगर हम दोनों के बीच में डाल देते हैं तो फिर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो इसके लिए भी हमारे पास देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आप इन दोनों को ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बताता हूं, मैंने आपसे बोला कि अगर आप दोनों के बीच में एयर है, कुछ नहीं है, तो यहां से मैक्सिमम फोर्स जाके इसको लेके आएगा। लेकिन अगर दोनों के बीच में कोई मीडियम आप रख देते हो तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। मीडियम ज्यादा डेंसर रख देते हो तो फोर्स की वैल्यू और कम हो जाती है। और उस मीडियम के लिए हम लोगों ने परमिटिविटी बनाया कि जिस मीडियम की परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी, जैसे यहाँ से 100 लाइन गए, अगर 20 है परमिटिविटी तो 80 पहुंचेगा, 20 कम हो गया। 100 में जा, अगर मीडियम की परमिटिविटी 50 है तो यहाँ 50 पहुंचेगा, 50 रिड्यूस हो जाएगा। तो एप्सिलॉन क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इनके बीच में एक रिलेशन होता है छोटा सा, मैं आपको बता देता हूं कि एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट के, वेयर के क्या होता है? के को या तो आप लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर इसको आप लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी कह सकते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी, पिछले साल हम लोग जब फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे तो इसी केस में रिलेटिव डेंसिटी आता था। आज रिलेटिव परमिटिविटी है। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब है के इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसकी डेफिनेशन यहां से निकाल सकते हैं, द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। Permittivity of medium to the permittivity of free space is called dielectric constant। तो इसका मतलब क्या है कि हमको एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है। अगर हमें के, किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 2 है, किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 2 है, तो उसकी परमिटिविटी कितनी हो जाएगी? 2 इंटू दिस। किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 5 है, रिलेटिव परमिटिविटी 5 है, तो उस मीडियम की परमिटिविटी कितनी हो जाएगी? 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। पिछले साल आप लोग पढ़ते थे कि एक मीडियम की रिलेटिव डेंसिटी 2 है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम? 2 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आप उसको वाटर की डेंसिटी से अगर आप रिलेटिव डेंसिटी को मल्टीप्लाई करते हो तो उस मीडियम की अपनी डेंसिटी आ जाती है। तो अब हमको हर बार ऐसे वैल्यू याद नहीं रख सकते हम, इसलिए हम लोगों ने उसको आसान करने के लिए के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसमें मैं आपसे यहां से अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहां पुट करता हूं, नाउ फोर्स बिटवीन चार्जेस इन द मीडियम, फोर्स बिटवीन चार्जेस इन द मीडियम, तो मीडियम में चार्जेस के बीच का कितना फोर्स हो जाएगा? F इज इक्वल टू फोर्स इन मीडियम, दिस इज फोर्स इन मीडियम, this is force in air. You can write it F and this is F naught. Now force between charges in the medium, F is equals to 1 upon 4 pi epsilon की वैल्यू हमारे पास कितनी है? एप्सिलॉन नॉट K into Q1 Q2 upon R स्क्वायर। यहां से आप K को बाहर ले सकते हैं, 1 upon K, 1 upon 4 pi epsilon नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एंड इस वैल्यू को आप देखेंगे तो ये वैल्यू चार्जेस के बीच में फ्री स्पेस में जो फोर्स वर्क करता है उसके इक्वल है, उसके इक्वल है। तो यहां से
इसको क्या लिखा जा सकता है, F इज इक्वल टू, दिस इज F नॉट अपॉन K। F नॉट मीन्स क्या, F नॉट मीन्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन देयर इज नथिंग बिटवीन देम, व्हेन देयर इज फ्री स्पेस बिटवीन देम। तो जब उनके बीच में फ्री स्पेस है तो उनके बीच में इतना फोर्स वर्क करता है। तो ये F इक्वल टू F नॉट अपॉन K। इस पे बेस्ड कभी कभी ट्रिकी न्यूमेरिकल से आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे मैं आपसे बताऊं, एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं। एग्जांपल ये है कि फोर्स इन एयर बिटवीन टू चार्जेस इज 80 न्यूटन। दो चार्जेस के बीच में एयर में फोर्स 80 न्यूटन है। अब उन दोनों के बीच में हमने एक दूसरा मीडियम रख दिया जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 10 है, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 10 है। दोबारा से सुन लीजिए, दो चार्जेस हैं, जब उनके बीच में फ्री स्पेस था, जब उनके बीच में फ्री स्पेस था तो उनके बीच में फोर्स 80 न्यूटन था। अब हमने उसके उन दोनों के बीच में फ्री स्पेस की जगह पे कोई मीडियम डाल दिया, कोई मटेरियल रख दिया जिसकी परमिटिविटी, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 10 है। तो अब हमारे पास क्या उनके बीच में फोर्स अभी भी 80 न्यूटन ही रहेगा? आंसर इज नो। तो अब फोर्स कितना हो जाएगा? नाउ फोर्स, अब हमारे पास फोर्स कितना हो जाएगा? F नॉट 80 एंड रिलेटिव परमिटिविटी 10, 8 न्यूटन। ये हो गया। इसका मतलब मीडियम रखने से फोर्स 8 न्यूटन हो गया, जबकि जब वो मीडियम नहीं था तो फोर्स 80 न्यूटन था। यहां से इसके बारे में कुछ हमारे माइंड में घूमता है कि ये K है क्या। ये इस K का मतलब ये निकल के आ रहा है कि अगर किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 2 है, इसका मतलब वो दोनों के बीच में एयर में जितना फोर्स लगता है उसका आधा हो जाएगा, उसको हाफ कर देगा। अगर किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 5 है, इसका मतलब है कि एयर में उनके बीच में जो फोर्स लग रहा था वो मीडियम रख दोगे तो वो फोर्स 1/5 टाइम हो जाएगा। अगर किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 10 है, इसका मतलब है कि उनके बीच एयर में जो फोर्स लग रहा था, इस मीडियम को रखने से वो फोर्स 10 टाइम कम हो जाएगा। तो रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब, कई बार क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, एक मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 10 है, व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? तो इसका क्या मतलब है? किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 10 होने का मतलब है कि उन दोनों उस एयर में चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उस मीडियम में वो फोर्स 10 टाइम रिड्यूस हो जाएगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट कूलम्ब्स लॉ। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत सारी टॉपिक्स आगे कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड हैं। आप इसके न्यूमेरिकल्स ट्राई कीजिएगा, एनसीईआरटी के फर्स्ट कीजिएगा, उसके बाद आपको समय है आजकल तो अदर बुक्स की भी ट्राई कर सकते हैं। वीडियो में कहीं पे कोई मिस्टेक हो रही हो, आप उसको मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सही करने की कोशिश करूंगा। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। इसके आगे नेक्स्ट